पहाड़ प्रभात की शुरुआत देश की बड़ी खबर के साथ। कोरोना के मामलों में लगातार अब इजाफा हो रहा है। हालांकि कल के मुकाबले थोड़े से केसेस बढ़े हैं, वो आपको बता दें कि आंकड़ा क्या है। 24 घंटे में 45,951 नए केस आए हैं, जबकि मंगलवार को 37,566 केस आए थे और उसके मुकाबले ये संख्या काफी ज्यादा है। मंगलवार की तुलना में केसेस बढ़े हैं और बीते 24 घंटों का ये आंकड़ा है और ये आंकड़ा है 45,951, यानी करीब 46,000 आप मान सकते हैं केसेस आए हैं, जहां 37,566 केस ही आए थे मंगलवार के दिन और उसके बाद बीते 24 घंटों का आंकड़ा है 45,951 केसेस। तो इजाफा हुआ है केसेस में। देखना ये होगा कि ये पैटर्न, ये इजाफा लगातार आने वाले दिनों में भी जारी रहता है या फिर एक ही दिन के या। और अब पहाड़ प्रभात में देहरादून से खबर, बच्चों को ड्रेस और किताबें उपलब्ध करवाएगी सरकार। बच्चों को ड्रेस भी मिलेगी और किताबें भी मिलेगी। जुलाई से बच्चों को ड्रेस और किताबें मिलना शुरू होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 8वीं तक के बच्चों को ये सुविधाएं मिलेगी। छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलेंगी। बदरपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को भी मंजूरी दे दी गई है। काशीपुर में सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय को मंजूरी मिल गई है। स्कूल और किताबों के लिए 921 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। तो आरटीई के तहत पढ़ने वाले छात्रों को ड्रेस, खाना और अन्य खर्च के लिए 135 करोड़ की मंजूरी मिली है। और अब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। सीएम तीरथ सिंह रावत को उनको लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उत्तराखंड में बीजेपी के चिंतन शिविर के बाद अचानक सीएम तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएम के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जा रहा है और सीएम के इस दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि सीएम रावत अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। सवाल यह कि कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि अचानक जब पहले से कार्यक्रम उनके उत्तराखंड में प्रस्तावित थे तो उन कार्यक्रमों को रद्द करके ऐसी क्या जरूरी बात आन पड़ी, ऐसे क्या ये जरूरी मसला आन पड़ा कि मुख्यमंत्री को दिल्ली आना पड़ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि उत्तराखंड छोड़ तत्काल जो है जल्द ही वो दिल्ली आ सकते हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। और इस खबर पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड से रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया है, क्यों, किससे मुलाकात होनी, कब तक दिल्ली पहुंचेंगे, क्या जानकारी आपके पास है अविनाश? जी देखिए राजीव, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब कल चिंतन बैठक खत्म हुई तो उसके बाद अचानक से उनको संगठन की ओर से दिल्ली बुलाया गया। आज वो दिल्ली 1 बजे पहुंचेंगे, उत्तराखंड सदन में पहले रुकेंगे। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से उनको समय दिया जाएगा और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। जो चिंतन बैठक हुई है उसमें किस तरीके से संगठन को लेकर जो बातचीत हुई है, आगे किस तरीके से कामकाज करना है, आगे क्या कुछ रहने वाला है, इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उनको बुलावा आया हुआ है और यहाँ पर संगठन के और भी तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ वो मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से चिंतन बैठक समाप्त होते ही उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की सियासत में सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि चिंतन बैठक खत्म होने के बाद तुरंत जिस तरीके से उनको दिल्ली बुलाया गया, ये वाकई में एक सियासत से जो बड़ी खबर है वो निकल कर आ रही है कि यहाँ पे उनको कुछ न कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा। कुछ जो कामकाज अभी तक हुए हैं उत्तराखंड सरकार के, उससे शायद पार्टी आलाकमान संतुष्ट नहीं है। आगे किस तरीके से कामकाज करना है, आगे किस तरीके से पार्टी को लेकर जाना है, उन तमाम सारे मसलों को लेकर बातचीत होगी और इसीलिए मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। 1 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर पार्टी के राष्ट्रीय आप बता रहे हैं कि 1 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी से उनको वक्त दिया जाएगा मिलने का। मैं आपके पास लौट रहा हूं रवि, आपके पास भी मैं लौटूंगा, लेकिन इस बीच में हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, रामनगर में बैठक में ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को अब दिल्ली बुलाया गया है? राजीव जी, निर्णय क्या होगा, किस तरह का होगा, क्या दिशा निर्देश होंगे और उसके बाद क्या नतीजा निकलने वाला है, ये एक अलग की बात है। लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात ग्राउंड लेवल की बताता हूं कि जैसा आपको स्मरण भी होगा कि मार्च का जो पहला सप्ताह उत्तराखंड में बीता था बहुत उथल पुथल वाला, तो माहौल लगभग उसी तरह का तैयार हो गया है। और जिस तरह का यहाँ माहौल है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर तक यहाँ फिर से एक सत्ता परिवर्तन की जो चर्चाएं और जो अटकलबाजियां और जो कयास जो शुरू हो गए हैं वो फिर से शुरू हो गए हैं। हालांकि ये बहुत सतही तौर पर है
लेकिन जिस तरह का माहौल इस समय उत्तराखंड में बना है, आज मुख्यमंत्री का शेड्यूल तय था पहले से ही। वो महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ करने वाले थे, उसके बाद अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग थी, उसके बाद तत्काल रात में ये तय होता है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है। और दिल्ली जाना है सिर्फ किन किन लोगों से मिलना है, क्या मिलना है, अभी तक तय नहीं है। और मुझे तो सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिली है कि उनसे कहा गया है कि आप दिल्ली आ जाइए और दिन भर आपको दिल्ली रहिए और फिर आपको इत्तला दी जाएगी किससे कहाँ मिलना है। तो इस तरह की सिचुएशन जब यहाँ क्रिएट हो रही है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या होगा और किस तरह का परिवर्तन होने वाला है। क्या माहौल में परिवर्तन होने वाला है, क्या मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि दूसरी जब TSR-2 यानी तीरथ सिंह रावत 2 सरकार जो है, मतलब TSR-2 यहाँ पर बोला जाता है, TSR-1 त्रिवेंद्र सिंह रावत है, TSR-2 तीरथ सिंह रावत हैं। तो इस माहौल में कल भी अगर पूरा नेतृत्व यहीं पर था, रामनगर में ही था, तो आखिर किस मुद्दे पर, किस बातचीत के लिए तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाकर यहाँ पर जो समीकरण है उनको बिगाड़ा जा रहा है? आखिर वो क्या मुद्दा है जो BL संतोष के साथ? यही तो बड़ा सवाल है, बिल्कुल यही बड़ा सवाल है। अजीत, मुख्यमंत्री इस वक्त अभी सदन का हिस्सा है नहीं, सदस्य है नहीं, इस्तीफा उन्होंने अपने सांसद पद से दिया नहीं है। चुनावों को लेकर किसी तरह की कोई चर्चाएं वहां पर होने रही है कि उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। समय भी उतना बचा नहीं है, 6 महीने का वक्त, अब बहुत कम वक्त उसमें बचा है। तो ऐसे में क्या ये जो अटकलें जिनकी आप बात करें कि बहुत सतही तौर पर हो रही हैं, क्या ये आगे जाके और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी? राजीव, देखिए, चूंकि हम और आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि मार्च का प्रथम सप्ताह, अगर आपको याद हो, किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा था। अचानक मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया था। तो जब बिना किसी शेड्यूल के, बिना किसी कार्यक्रम के दिल्ली मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, तो आम तौर पर आम जनमानस के पटल पर एक ही छवि क्रिएट होती है, एक ही मैसेज उनके आम जनमानस के पटल पर होता है कि क्या कुछ नया होने वाला है। और सवाल यहाँ पर ये पूछे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा हो रही है, खासतौर पर कांग्रेस में भी ये चर्चा हो रही है कि BL संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, अगर वो 3 दिन मुख्यमंत्री के साथ रामनगर रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी उनके साथ रहे हैं, पूरी सरकार, पूरा संगठन वहां था, तो ऐसा कौन सा बिंदु छूट गया है कि मुख्यमंत्री को अचानक दिल्ली बुला लिया गया? अब इससे क्या होता है, इसके रिपरकेशन होते हैं राजीव। मुख्यमंत्री बदलेंगे नहीं बदलेंगे, माहौल बदलेगा नहीं बदलेगा, ये एक बात की बात है, लेकिन जो यहाँ माहौल खराब होता है ग्राउंड लेवल पर, वो स्टेट को बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है। जी राजीव। जी अजीत, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ रवि कैंतपुरा लगातार बने हुए। रवि, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल ये है कि जो हमारे ब्यूरो चीफ बात कर रहे थे, जो अटकलें एक बार फिर से शुरू हो गई, क्या उसको लेकर देहरादून में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं? विपक्ष क्या इस पर कह रहा है? सत्ता पक्ष में किस तरह की बातें चल रही हैं? वहां पर बीजेपी के नेता आपस में क्या बातें कर रहे हैं? एक बड़ा मसला है अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से चिंतन शिविर पूरी तरीके से चला है और तमाम बड़े नेता जो है केंद्र के चिंतन शिविर में मौजूद रहे हैं, और उसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है और उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, जबकि दिल्ली का भी पूरी तरीके से शेड्यूल अभी नहीं है कि वो किस किस से मिलेंगे और उनकी किन किन लोगों से वहाँ पर महत्वपूर्ण जो है बैठकें हैं। तो इसको देखते हुए राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बहुत कुछ बातें से सामने निकल कर आएंगी कि वो किन किन से मुलाकात करते हैं और इतना महत्वपूर्ण विषय क्या था कि मुख्यमंत्री को अचानक जो है दिल्ली बुला दिया जाता है, जबकि इससे पहले ही उनके प्रदेश में जो कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल तय हो गया था। यानी कि अचानक आनन फानन में मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि इसके पीछे की तमाम क्या वजह है, ये तो जरूर जो है कुछ वक्त बाद, कुछ समय बाद जो है साफ हो पाएंगी कि किन किन से उसकी मुलाकात होती है और क्या क्या उनकी इन बैठकों के दौर में निकलता है और किन किन से वो मिलते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से उत्तराखंड में हम देखें तो लगातार ये भी बातें चल रही हैं कि सत्ता परिवर्तन से लेकर सियासी संकट से लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री को अभी चुनाव लड़ना है और उनको विधानसभा का सदस्य बनना है, और ऐसे में अभी जो चीजें हैं वो बीजेपी की तरफ से भी साफ नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में उनको अचानक दिल्ली बुलाया जाता है, तो राजनीतिक गलियारों में बिल्कुल अब मुख्यमंत्री को अचानक बुलाए जाने से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, अविनाश आप भी हमारे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री को अचानक दिल्ली बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री को किससे मिलना है, क्या क्या कार्यक्रम है, वो तय नहीं। बस ये कहा गया कि दिल्ली आ जाए, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कब, वो समय भी अभी निर्धारित नहीं है। लिहाजा उत्तराखंड में जो जो कार्यक्रम प्रस्तावित थे, कुछ योजनाओं का शुभारंभ कर रहा था, बैठकें लेनी थी, सब कैंसिल कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया गया है। इस खबर को लगातार एबीपी गंगा ट्रैक करेगा, इससे जुड़ी हुई एक अपडेट आपको लगातार मिलेगी। इस बीच में देहरादून से बड़ी खबर, पर्यटन कारोबारियों को आर्थिक मदद मिलने का जो मामला है उससे जुड़ा अपडेट है। आर्थिक मदद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। हर महीने 2,500 रुपए मदद मिलने की घोषणा हुई थी और पर्यटन विभाग ने रजिस्टर्ड सभी पर्यटन कर्मियों से इस बाबत आवेदन मांगे थे।
एक वेबसाइट है www.uttarakhndtourism.gov.in/travel, इस पर आवेदन कर सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि इस वेबसाइट पर जाएं और यहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए तो प्रीतम सिंह का नाम फाइनल है, मगर कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए अब मामला फंसा हुआ है। पार्टी हाईकमान की तरफ से आखिरी मोहर लगने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल होगा, मगर नेता प्रतिपक्ष राजपूत और प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा बनाने की चर्चाएं हैं। अब इस फॉर्मूले से अब मामले का हल निकालने की कोशिशें हो रही हैं। तो दो पदों पर मंथन, एक तरफ तो पिक्चर पूरी तरह से जो सीएलपी लीडर जो है नेता प्रतिपक्ष का क्लियर हो गया है, प्रीतम सिंह, तो दूसरा प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। और रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, आप ही के पास आना चाहते हैं। दिल्ली में मंथन कब तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष, और उस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में क्या क्या खूबियां ढूंढी जा रही है, कौन कौन से समीकरणों को साधने का प्रयास कांग्रेस का है? देखिए राजू, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी भी लगातार मंथन कर रही है कि किसके हाथों में प्रदेश का नेतृत्व सौंपा जाए, क्योंकि लगातार जो खेमेबाजी है उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रीतम सिंह ने कहा है कि अगर उनके पसंद का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता है तो वो भी सीएलपी पद नहीं लेंगे। जाहिर तौर से बात है कि इसी की वजह से जो है अभी थोड़ा इसमें समय लग रहा है, और चूंकि पार्टी आलाकमान अभी विचार कर रहा है, अभी कुछ दिन और लग सकता है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद ही नाम फाइनल होगा, और दोनों नामों की घोषणा एक साथ होगी, यानी कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों नामों की घोषणा एक साथ होगी। ऐसे में पार्टी आलाकमान ये देख रहा है कि कौन सा ऐसा तटस्थ चेहरा हो सकता है जो ना तो हरीश रावत गुट का हो, ना तो प्रीतम सिंह गुट का हो, और प्रदेश में कांग्रेस को लेकर वो आगे जाए, और कांग्रेस में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं वो जान फूंक सके और कांग्रेस को एकजुटता के साथ आगे ले जा सके। तो प्रदेश नेतृत्व में इस तरीके से जो बदलाव होने हैं, इसको लेकर आलाकमान लगातार मंथन कर रहा है। अभी भी निर्णय नहीं हो सका कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए, लिहाजा यही कारण है कि अभी घोषणा नहीं हुई, ना तो सीएलपी पद के लिए ना तो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। दोनों पदों के लिए एक साथ घोषणा की जाएगी। अभी अगले 2 से 3 दिन का वक्त और लग सकता है इसमें, क्योंकि पार्टी नेतृत्व लगातार अभी भी मंथन कर रहा है। जी ठीक है अविनाश, आप बने रहे हमारे साथ। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को लेकर पहाड़ में, देहरादून में, उत्तराखंड में क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं? एक तटस्थ चेहरा क्या मिलेगा, या वो हरीश रावत खेमे का होगा या वो प्रीतम सिंह खेमे का होगा? राजीव, देखिए, क्योंकि इस वक्त अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद कांग्रेस के लिए होगा, क्योंकि पूरे संगठन को साथ लेकर चल रहा है और सीधे सीधे 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उनको फतेह करना है। क्योंकि पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है 11 सीटों पर सिमट गई थी, और ऐसे में अगर आप बात करें तो 2022 में कांग्रेस किस तरीके से मजबूत होगी, इसको लेकर बड़ा मंथन हो रहा है। और शायद एक यही वजह है कि अभी तक जो है दोनों ही नामों पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। हालांकि अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अभी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, चुनाव के करीब है, और ये पद किसके लिए होगा इस पर लगातार मंथन चल रहा है। अगर हम बात करें लगातार कांग्रेस की, तो अगर हम यहाँ पर ये देखें तो लगातार कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई भी नजर आती है, और इसको देखते हुए ये बात भी अगर की जाए कि मंथन के दौर में किस तरीके से वहां पर जल्दी से ये भी बताएं कि वो कौन कौन से चेहरे इस वक्त जो प्रदेशाध्यक्ष की रेस में है उत्तराखंड में, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की रेस में कौन कौन से चेहरे हैं? बिल्कुल, देखिए राजीव, क्योंकि फाइनल चेहरे पर तो हाईकमान को मोहर लगानी है, लेकिन अगर अभी तक बात करें तो जो चेहरे इस वक्त जो है चर्चाओं में, अगर हम बात करें तो किशोर उपाध्याय, जो कि पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के रह चुके हैं, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस वक्त एक नाम जो आ रहा है वो गणेश गोदियाल का भी सामने आ रहा है, और इसके साथ ही तिलक राज बेहड़ का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये तमाम, क्योंकि जातीय समीकरण, अगर प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जातीय समीकरण में बैठाना हो। प्रीतम सिंह एक ठाकुर चेहरा है, और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अगर जातीय समीकरण को देखते हुए कहा जाए तो ब्राह्मण चेहरे को अगर जगह दी जाती है तो इसमें गणेश गोदियाल का नाम सबसे आगे चल रहा है, और इसके साथ ही किशोर उपाध्याय का नाम भी आगे है। लेकिन इन तमाम रवि, आप बता रहे हैं कि किशोर उपाध्याय की जगह पहले भी प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है, और गणेश गोदियाल का नाम भी चर्चा में। अविनाश आपका और रवि आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अब देहरादून से। उत्तराखंड नर्सेस एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है, और 16 जुलाई से आंदोलन पर उत्तराखंड नर्सेस एसोसिएशन जाएगा। 16 जुलाई से उत्तराखंड नर्सेस एसोसिएशन
आंदोलन पर जाएगा और सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज के स्टाफ नर्सों ने ये आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल वेतन कटौती से उत्तराखंड नर्सेस एसोसिएशन नाराज है। 16 जुलाई को आंदोलन का ऐलान किया है। छठवें वेतन मान के पे फिक्सेशन के नाम पर नर्सों को उनके वेतन से कटौती की जा रही है। पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, मांगे क्या क्या है नर्सेस की? राजीव, देखिए ये बहुत गंभीर बात है कि जो नर्सेज हैं वो यदि आंदोलन पर चली जाती हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इस दौरान सभी को एक साथ मिलकर काम करना जरूरी होगा। उनकी एक ही मांग है, छठवें वेतनमान में पे फिक्सेशन के नाम पर जो कटौती उनके वेतन से की जा रही है वो कटौती नहीं की जाए। उसकी गुहार उन्होंने कल डीजी हेल्थ से भी लगाई थी। उनसे एसोसिएशन ने मुलाकात की थी और ये कटौती ना करने की मांग की थी और ये कहा है कि यदि 15 दिन के भीतर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो 16 तारीख से फिर वो हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ये अगर शासन स्तर या विभाग स्तर पर उस पर निर्णय लिया जाता है तो निश्चित तौर पर उनका आंदोलन स्थगित भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी जो वेतनमान से कटौती की जा रही है वो खत्म कर दी जाए। कटौती नहीं की जाएगी तो वो फिर आंदोलन पर नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी। 2022 का चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यूथ कांग्रेस 1 जुलाई से यूथ चला बूथ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की कमियों को जनता के सामने रखा जाएगा और ये कार्यक्रम सभी 70 विधानसभाओं में चलाया जाएगा। यूथ चला बूथ ये अभियान है। जन विरोधी बीजेपी सरकार होश में आओ से देखिए जो नारे हैं, जो बातें हैं, सरकार की जो कमियां हैं उनको रखा जाएगा जनता के बीच में। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हरिद्वार में, इस पर कांग्रेस पार्टी ने धरना भी दिया और आज आम आदमी के मन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष है। इसको लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर युवक कांग्रेस देहरादून घर घर जाने का काम यूथ चला बूथ पदयात्रा के माध्यम से करेगी, जिस पर परसों 1 जुलाई से रायपुर विधानसभा से इसका आगाज यहाँ के यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नेगी करेंगे। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी का ऐलान किया है और इस कार्यकारिणी में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 6 सचिव और 4 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए। इसके साथ ही 70 विधानसभाओं में 70 विधानसभा अध्यक्ष भी बनाए गए। हमने 70 विधानसभाओं में 70 विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। साथ ही साथ 24 लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव और प्रदेश प्रवक्ता के पद पे नियुक्तियाँ हुई हैं। 20 वर्षों से भाजपा और कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर युवा इस समय बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी से दिल्ली सरकार में आदरणीय केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं। उसमें चाहे वो कांग्रेस से संबंधित संगठन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन हो। हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने अब चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें 2022 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। 6 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए एक्टिव मोड में लाने की तैयारियां हैं। सूत्री बिंदु पे हम काम करने आए हैं। पहला बिंदु हमारा है न्याय पंचायतों वार्डों में जाना। दूसरा हमारा बिंदु है कि हर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता अपनी गाड़ी में और घर पे झंडा लगाए। तीसरा मेरा एजेंडा है कि जब मेरा बूथ का गठन हो जाएगा तो मुझे हर वार्डों में हमें पदयात्रा करनी है। और अब बड़ी खबर पर्यटकों के दीदार के लिए आज से देहरादून जू और आनंद वन खुलेगा, तो पर्यटक दीदार कर सकेंगे। देहरादून जू का, आनंद वन का बीते 2 महीनों से कोरोना की वजह से NTSA के निर्देश पर जू और पार्क बंद है। पार्कों और जू में पर्यटकों की सीमित संख्या रखी जाएगी। एक सीमित संख्या में ही पर्यटक जा सकेंगे, दीदार कर सकेंगे, वन्य जीवों को देख सकेंगे, आनंद वन में जा सकेंगे, देहरादून जू में जा सकेंगे। देहरादून में ट्रैफिक ऑफिस में सीज हुए वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पुलिस के लिए ही अपना वाहन खड़ा करने की चुनौती बन गई है। अपना वाहन खड़ा करने के लिए जगह तक पुलिस के लिए नहीं बची। चेकिंग के दौरान पकड़े गए वाहनों की वजह से ट्रैफिक ऑफिस कबाड़ खाना नजर आने लगा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुराने वाहनों को लंबे समय तक यहां पर रखा गया, उनकी नीलामी नहीं हुई और अब पुलिस वाले अपनी गाड़ी कहां खड़े करें, यही चुनौती है। वाहनों के डिस्पोजल की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसमें कि जो वाहन स्वामी हैं उनको पर्याप्त नोटिस जारी कर चुके हैं हम लोग। उन जारी नोटिसों के बावजूद भी लोगों के द्वारा रिलीज़ नहीं कराया गया है। काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। तो अब जो संभागीय परिवहन अधिकारी हैं उनसे इवैल्यूएशन करा के
और उसके बाद इसे डिस्पोज ऑफ कराने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। पौड़ी में नशे के खिलाफ पुलिस के अभियान का अब एनसीसी कैडेट्स भी हिस्सा बन गए। एनसीसी कैडेट्स ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। इस बीच कोटद्वार से बड़ी खबर, रामणी पुलिंडा रोड पर हादसा हुआ। खाई में कार गिरी है, 2 लोगों की मौत हो गई है। रामणी पुलिंडा रोड पर हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है। कोटद्वार से खबर है, खाई में ये कार जा गिरी। हादसे में एक शख्स जख्मी भी है, घायल भी हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है और उसने रेस्क्यू किया है घायल को।